बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा सा उसके ऊपर हम जो है ना वो इकोनॉमी के हवाले से डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि हम जो है वो इकोनॉमी के हवाले से डिस्कस करें, थोड़े से मैं आदाद शुमार जो है वो अपने नाजरीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। ये स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे कि इस वक्त जो है वो जो ट्रेड डेफिसिट जिसको हम कहते हैं वो तकरीबन 4 बिलियन जो है वो जनवरी में हुआ है। इस और लास्ट टाइम जनवरी 2021 में जो ट्रेड डेफिसिट था वो 2.6 बिलियन था। तो पिछले 2021 के मुकाबले में इस 2022 के जनवरी में 2.6 बिलियन और इस मरतबा 4 बिलियन का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो लास्ट जनवरी 2021 में जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो 2.14 बिलियन थी यूएस डॉलर्स, और 2022 के जनवरी में ये 2.6 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर पहुंच गई है। यानी इनमें भी एक सब्सटेंशियल तो नहीं, थोड़ी बहुत जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंपोर्ट्स की, तो इंपोर्ट जो है वो जनवरी 2021 में जो 4.8 बिलियन थी वो इस जनवरी में 6 बिलियन पे पहुंच गई। और यही वजह है कि वो हमारा जो खसारा है वो लास्ट टाइम जनवरी में 2.6 बिलियन यूएस डॉलर था, और इस महीने या जनवरी में जो है वो 4 बिलियन यूएस डॉलर के करीब था। और पिछले महीने का जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 4.8 बिलियन के करीब था। और उसकी जो वजह है, वो वजह जो हुकूमत का कहना है वो यही है कि आलमी महंगाई है, तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं आलमी मार्केट में, और दीगर ज़रूरी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो है वो इंपोर्ट्स को कम करने में काफ़ी अहम रोल प्ले किया है। मसलन दिसंबर में जो हमारी इंपोर्ट्स थी वो 7.5 बिलियन थी, वो कम हो के 6 बिलियन के ऊपर ये लोग ले आए हैं। इसी तरीके से जो एक्सपोर्ट्स थी वो दिसंबर में 2.7 बिलियन थी, उसको 2.6 बिलियन के ऊपर लेके गए, यानी उसको मेंटेन किया है। और जो पिछले महीने के मुकाबले में इंपोर्ट्स हैं उनमें तकरीबन जो है वो इन्होंने 1.5 बिलियन की कमी लेके आए। यही वजह है कि 4.8 बिलियन से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 4 बिलियन के ऊपर आया है। बट स्टिल जो है वो करंट अकाउंट जो है वो हमारे लिए ख़तरे की घंटी बजा रहा है, और उसके बारे में जो हमारे नाकिदीन हैं उनका ये कहना है, और जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये कम से कम 15 बिलियन जो है एट द एंड ऑफ द ईयर यूएस डॉलर वो तो होगा। और यही हुकूमत के लिए सबसे बड़ा परेशान कुन और मसले का बाइस बना हुआ है कि ये 15 बिलियन का जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट इनके गले का हार बना हुआ है। दूसरी तरफ 15 बिलियन डॉलर जो है वो तकरीबन इन्होंने लोन और लोन की रीपेमेंट करनी है, सूद की रीपेमेंट करनी है, और साथ ही साथ जो है वो इन्होंने अपने जो स्टेट बैंक को ज़खायर हैं एक सर्टेन लेवल के ऊपर वो भी मेंटेन करने हैं ताकि जो है वो डॉलर ना बढ़े। तो इस तरह ले दे के इमीडिएटली जो गवर्नमेंट का जो टास्क है वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से 10 से 12 बिलियन ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ जो है वो जनरेट किए जाएँ, आसान तरीके से मिल जाए तो बेहतर है। और अगर शॉर्ट टर्म और जितने टी बिल्स और महंगे मिलेंगे तो उतने हुकूमत के लिए मज़ीद मसाइल जो है वो अंडर द कारपेट जाते रहेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। थोड़ा सा जिक्र हम करते हैं साथ ही साथ महंगाई का। तो महंगाई के हवाले से मैं आदाद शुमार आपको बताता चलूँ। जनवरी के जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने रिलीज़ किए हैं ये भी आपके साथ स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे। जो CPI है वो 12.9% है, यानी जो बेसिक जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो 12.9% है, और जनरल जो इन्फ्लेशन है वो 13% पे है। साथ ही साथ जो सप्लायर प्रोड्यूसर इंडेक्स है वो 20.9 है। ये सबसे ज़्यादा जो डेंजरस बात है वो है होल सेलर प्राइस इंडेक्स जो 24% के ऊपर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए मसला बना हुआ है, और मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा जो है वो हमारी आवाम के लिए जो है वो मसला बना हुआ है कि किस तरीके से इस महंगाई से जान छुड़ाई जाए। यही सारे के सारे मसाइल की जड़ है। हुकूमत के लिए भी ये एक इम्तिहान बना हुआ है और आवाम के लिए भी एक इम्तिहान बना हुआ है। इसी हवाले से हम आज अपनी डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किया अशरफ गौरी साहब ने, वो इकनॉमिक एनालिस्ट हैं और ख़ासकर इस्लामी मईशत के ऊपर उनको बड़ा अबूर हासिल है। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मैक्रो और माइक्रो लेवल के ऊपर अगर इस्लामिक इकॉनमी को अडॉप्ट किया जाए तो ये जो सूद और कर्ज़े और ये मुसलसल जो हम चीज़ों में फंसते जा रहे हैं उनसे हम निकल सकते हैं। वेलकम टू द शो सर।
अच्छा सर, ये पहले तो आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि ये जो इस्लामी जो माशी निज़ाम है ये है क्या, और इसके क्या खद्दो-खाल हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है। देखें, इस्लामी जो नज़रिया है माशियात में बुनियादी वो डिमांड एंड सप्लाई का है। ठीक है, ये एक नेचुरल लॉ है। अगर आप इसको बैलेंस नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, सिचुएशन इकॉनमी की वो बैड टू वर्स में चली जाएगी। हमारे यहाँ जो एक कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज़ हैं, कैपिटलिज़म जो बिलीव करते हैं इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी पे, और वो ये कहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ इकॉनमी, कि इसके बग़ैर मईशत चल नहीं सकती। और जबकि इस्लामिक मॉडल ऑफ फाइनेंसिंग कहता है कि ये दैट इज़ एन इंसेक्ट इन द बैकबोन जो पूरी इकॉनमी को खा रहा है। ये वो कीड़ा है जिसने पूरी मईशत को खा लिया। ये पूरी दुनिया का एक फेलियर सिस्टम है, और पाकिस्तान की 30 से 40 साल तारीख़ है सूदी मईशत में कि ये एक ही प्रैक्टिस पे चल रहे हैं। और आज पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट $127 बिलियन, और अगर हम इंटरनल इसमें शामिल कर लें तो $250 अरब पाकिस्तान इस वक्त मकरूज़ है। ठीक है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? सूदी मईशत है। हम जो बात करते हैं, अगर मैं इस्लामिक वर्ड की बात नहीं करता हूँ, बहुत से लोगों को एलर्जी है कि जी कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े, बात तो एक ही है, ये भी वही चीज़ है। नहीं, बात एक ही नहीं है ऐसा। खैर वो जो भी अक्सर लोग देखिए एक है कि देखें बाज़ औक़ात इस चीज़ में हम मुसलमान हैं और इस चीज़ को बड़ा हमें अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी बात की आपने, आप इस पर बिलीव करते हैं। सेम प्रोसेस जो है ना, देखिए सेम प्रोसेस अगर इस्लामिक, अब जैसे ज़बा करने की बात है तो वो छुरी फेरनी, अगर आपने अल्लाह अकबर नहीं बोला तो वो हराम हो गया, और वही छुरी अगर आपने अल्लाह अकबर पढ़ के बोल दी तो हलाल हो गया। तो इतना डिफरेंस है, तो बहुत ठीक है, आप कंटिन्यू। बहुत अच्छी बात आपने की, आपने ऐड किया इस बात को। और अक्सर मुझे जो है ना एक टाकरा होता है, एक कन्वेंशनल पे बिलीव करने वाले के साथ मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। बात बिल्कुल सही है आपने, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। कन्वेंशनल में हम सिर्फ हम मनी को ट्रेड करते हैं, दैट इज़ ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस्लाम में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक हाँ, बिल्कुल जिस तरह आपने दी, और गोल्ड होता था, फिर उसके बाद जो है वो कॉइन्स आए, फिर उसके बाद शुरू अशरफियाँ आई, फिर उसके बाद जो है वो पेपर करेंसी आई, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड आए, और आजकल क्रिप्टो इसके बदले में। लेकिन हमारे अभी जो सिस्टम लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताएं, हमारे नाज़रीन को गाइड करें कि मैक्रो लेवल के ऊपर अगर हम जो है इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी को डेवलप करें, और तो उसका यानी इंटरेस्ट का जो अल्टरनेटिव है वो क्या होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम माइक्रो लेवल, अपर लेवल से बात करते हैं। हम बात करते हैं, लेट्स सपोज वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, IMF के पास जाते हैं, पेरिस क्लब के पास जाते हैं, भी डोनर हैं, एक इंटरनेशनल दुकान है इनकी। अच्छा, हम स्टाफ लेवल पे बात करते हैं कि ठीक है जी, हम 40 साल से आपसे कर्ज़ा उठाते रहे हैं और उस पर रीशेड्यूलिंग, इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देते चले आ रहे हैं। क्योंकि हम एक्चुअल देने के काबिल नहीं हैं तो हम इंटरेस्ट हम उतार नहीं सकते, तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं, आपको सूद दे देते हैं। ये हमारे लिए आसान रास्ता है। ठीक है, अब आपकी जो सूद पर जो किस्त है जो बनती है, हम वो भी नहीं दे पा रहे, तो आप ऐसा करें कि इसको प्रिंसिपल में ऐड कर लें, तो अब हम इस पर इंटरेस्ट दे देते हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। ये एक बोझ आवाम पर हम डिवाइड करते हैं, होता रहता है पेट्रोल। हाँ, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट 5 साल के लिए आती है ना, वो कर्जा उठा के डिवाइड कर देती है। डिवाइड कर देती है, किस पे डिवाइड करती है? अब ये पेट्रोल का बोझ आपने उठाना है, मैंने उठाना है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सॉरी टू इंटरप्ट यू, होता ये है कि एक तो है इंटरनेशनल इदारे हैं, अब ज़ाहिर है वो तो कभी हमारा वक्त आएगा तो फिर हम उनको मजबूर कर सकेंगे, भाई आप सूदी निज़ाम छोड़ दें। अगर हम विद इन दी कंट्री ही बात करें तो उसमें मतलब जो है आपके कहने का ये है कि सूद का जो अल्टरनेटिव है वो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग बेसिस के ऊपर अगर बैंक्स काम करें, यानी बैंक बजाय इसके कि आपसे कि आप 10% हमें इंटरेस्ट दें, बैंक ये कहे कि जी आप वो ये हमारे साथ करें, मैं आपके साथ इतने का पार्टनर हूँ और प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस्लामिक बैंकिंग में अल्टरनेटिव जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हैं, जबकि जो इंटरेस्ट है उसमें सिर्फ एक फिक्स अमाउंट होती है जो मिलती है। तो बैंक्स आप ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से करें जैसे हमारे जो इस्लामिक बैंक अभी कर भी रहे हैं, और काफ़ी हद तक जो है वो
मतलब पजीराई भी मिल रही है और इस्लामिक बैंकिंग ये माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं हम बात, जैसे आपने सवाल किया मैक्रो स्टेट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल हम वही मैक्रो लेवल स्टेट लेवल पे इस तरह कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी मुल्तान में, फैसलाबाद में, कराची में पावर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उनकी जिसको हम कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है। हम इसको कहते हैं कि आप इसको सब्जेक्ट बेस्ड, एसिड बेस्ड या अंडरलाइन एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग बना दें, ठीक है। जब इसमें 90% सूद का अंसर ख़त्म हो जाएगा, वो आपके पार्टनर बन जाएंगे, आप 10 साल के लिए या 20 साल के लिए उनके साथ पार्टनरशिप करें, बिजली बनाएं, उससे प्रॉफिट जनरेट करें और 10 साल 15 साल बाद उनका प्रिंसिपल अमाउंट प्रॉफिट के साथ लेकर उनको बाहर कर दें, तो वो एसेट्स तो आपका हो जाएगा ना सर। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपकी मलकियत हो जाएगा। अगर आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट लेते रहेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करप्शन की नज़र हो जाती है। सही है, ऐसे ही है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा मिलेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में मुशीर हैं। वेलकम टू दी शो सर। थैंक यू जी। अच्छा सर, ये जो हमारा इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है वो किसी भी तरीके से काबू में नहीं आ रहा है। जनवरी में 2.6 बिलियन था 2021 की अगर हम बात करें, और 2022 की जनवरी में 4 बिलियन को टच कर चुका है। इसी तरीके से दिसंबर में यानी पिछले महीने में 4.8 बिलियन था। तो सर ये ट्रेड डेफिसिट को काबू करने का कोई फार्मूला बताएं ना। देखें इस वक्त तो ये टोटली हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, एनर्जी इंपोर्ट्स, वो डिटरमिन कर रही हैं ये इस डेफिसिट को। आपको पता है कि इस वक्त तेल की कीमत तकरीबन $95 फी बैरल हो गई है, जो कि पिछले साल $45 थी। तो जाहिर है कि हम एक एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारी बिजली भी तकरीबन अब इम्पोर्टेड ही है, क्योंकि हमने कोई डैम्स वगैरह नहीं बनाए और डोमेस्टिक बिजली या डोमेस्टिक एनर्जी सोर्सेज को डेवलप नहीं किया। तो अब हम सारा हमारा डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे है, और इंपोर्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल प्राइस पे, अगर कोई भी क्राइसिस होता है, जिस तरह इस वक्त रूस और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से उसको आग लग गई उसको, and we are paying the price. So I think एक तो इसमें ये है कि जब तक हम अपनी डोमेस्टिक सोर्सेज एनर्जी की डेवलप नहीं करते, जो इतनी आसानी से जल्दी से नहीं हो सकती। शाह साहब वैसे तो थोड़ा सा मैं अगर करेक्ट करूं, इस वक्त जो कैनप के दो एटॉमिक पावर प्लांट हैं वो भी तकरीबन अपनी प्रोडक्शन शुरू करने को हैं। 2500 मेगावाट का एक प्लांट है कैनप 2 जो है वो इंशाल्लाह प्रोडक्शन शुरू कर देगा, और जो एटमी बिजली है वो 15 से 16 रुपए जो है वो पर यूनिट पड़ती है। तो इससे तो हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह एनर्जी का क्राइसिस तो हल हो जाएगा। अब ये क्या हुकूमत वक्त का काम नहीं है। अब जैसे हम सोलर प्लेट्स हैं या सोलर एनर्जी है, तो मेरी किसी से बात हो रही थी पिछले दिनों, तो ये जो सोलर प्लेट्स का मटेरियल है ना, इसका वो जो रेत वेत या जो भी सिलिकॉन में जो चीज़ यूज़ होती है वो पाकिस्तान से जो है ना वो होती है, पाकिस्तान से जाती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है शाह साहब कि हम जो है ना ये सोलर प्लेटें बजाय इसके कि बाहर से हम इतनी महंगी महंगी मंगवाएं जर्मनी से और चाइना से, हम यहाँ पर लोकली असम्बल करना शुरू कर दें? एक बात। और दूसरी बात, ये क्रूड ऑयल के ऊपर भी हमारा बड़ा इन्हिसार है, वो भी हमारा जो है ना वो बहुत एक इंपोर्ट का सब्सटेंशियल पार्ट है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम कर लें तो आपका ख्याल नहीं है कि इंपोर्ट बिल में बहुत हद तक कमी वाक़या हो जाएगी? जी, हमें ये चीज़ें तो 10 साल पहले कर लेनी चाहिए थी। आई थिंक यही तो अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग है वो इतनी ख़राब है कि हमने जब अपनी बिजली को इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट किया तो उसमें हमने उसको कोयले और गैस के ऊपर ले गए, जबकि हमें उसको सूरज पे लेके जाना चाहिए था। सो अब आके प्रॉब्लम ये है कि आपने तो कैपेसिटी बना ली, आपने तो कोयले की कैपेसिटी लगा ली, आपने गैस की कैपेसिटी लगा ली, और वो कैपेसिटी अगर आपने सोलर की लगाई होती, सिर्फ 1% टोटल कैपेसिटी जो है वो हमारी सोलर है, और अगर ये 30% या 40% होती
तो आज हमें मुश्किल में ना हम पड़ते। जो पाकिस्तान को जो अब इस वक्त लोन वगैरह की ज़रूरत है, तो शब्बर साहब ने एक बयान दिया था कि जी पाकिस्तान को अपने आप को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वी कैन नॉट पे, इन अदर वर्ड्स वही से बैंकरप्सी। तो सर ये बैंकरप्सी क्या होती है और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। देखें, ये बैंकरप्सी जो है, एक तो एक सॉवरन मुल्क को बैंकरप्ट जब होता है तो उसकी डिग्निटी भी ख़त्म हो जाती है, उसकी सॉवरेनिटी भी ख़त्म हो जाती है। सो ये ऐसी बातें अगर आपके बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग करें तो ये मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को अच्छी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को अपने जो कर्ज़े हैं इनके बोझ को कम करने की ज़रूरत है, और वो डेवलपमेंट के ज़रिए हो सकती है। अभी आपने देखा कि जब हमने IMF का प्रोग्राम जनवरी में किया तो उसके चंद दिनों के बाद ही हमने एक सकूक बॉन्ड इशू किया, जो कि बड़ा उसको रिसीव किया गया इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में। हमने $1 अरब लिए, लेकिन 2.7 अरब डॉलर की ऑफर्स आई। सो इसका मतलब ये है कि कैपिटल मार्केट्स जो हैं, दुनिया की मालियाती मार्केट्स जो हैं, वो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं। आपका जो प्रोग्राम है वो है IMF का प्रोग्राम। ठीक है, IMF की जो प्रोग्राम में जो आपने बातें की हैं, उसमें IMF आपको क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपने डॉलर्स कमाने हैं, आप कमा के लेके आएँ, एक्सपोर्ट्स करें। ठीक है, आप इंपोर्ट्स को कम करें। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, आप कर्ज़ों को कम करें। अच्छा। आप अपने मुल्क में अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, आप अपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करें, आप अपनी सियासत को बेहतर करें। नहीं, ये बातें तो बिल्कुल सही कहता है, लेकिन सर वो कहता अपने मफाद में है ना। अब वो तो ये भी कहता है ना कि बिजली महंगी करो, है, बट ये हमारा मफाद भी तो यही है ना। हमारा मफाद भी तो यही है कि हम अपने पाँव पे खड़े हों, हम एक तेज उभरती हुई इकोनॉमी के तौर पे, इमर्जिंग मार्केट के तौर पे हम आएँ, और हमारे लोग जो हैं उनको हम रोज़गार दें और उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं दुनिया की मार्केट्स में जाएं। ये हमारा मकसद है ना। ठीक तो है। हमने तो ये कोई भी इस पे पॉलिसीज चलाई नहीं है। अब आप देख लें, पिछले 10 साल से अगर आप देखेंगे तो हमने बस कर्जे ही लेने पे जोर दिया रखा है, और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ तो हमने दिया नहीं। हमने रिफॉर्म्स भी नहीं किए, हमारे जो फरसूदा निज़ाम है उसको भी ठीक नहीं किया। तो IMF सिर्फ ये कहता है कि जी हम आपके साथ उस वक्त तक खड़े हैं जब तक आप खुद अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कर लेते। तो नंबर 1 जो आपने बात की कि ये अब हम इतने मुश्किल में हैं तो निकल पाएंगे, यस हम निकल पाएंगे, लेकिन इतनी उसमें जो तकलीफ ज़रूर हमें होगी, इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे, बट तकलीफ होगी, लेकिन निकलेंगे। अच्छा सर, शाह साहब आखिरी सवाल है, मैंने आपसे पूछा था कि ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि हम कोविड के बावजूद 5.5% पे हमने ग्रोथ ली है। तो बड़े कम मुल्कों में इतनी ग्रोथ है इस वक्त। अभी भी 5.41 की फोरकास्ट है सर 2022 में भी। जी इंशाल्लाह उससे भी बेहतर होगी, बट ये चीज़ ये है कि हमें काम बहुत मेहनत से करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि अगर अल्लाह ताला ने मदद की और ये तेल की कीमतें ज़रा नीचे आ गई तो फिर हमारे लिए एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है। एंड मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 साल में हम एज अ नेशन हमें तहैया कर लेना चाहिए कि हम ये काम करके दिखाएं। इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा मिलते हैं। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने, माहिर माशियात हैं और इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से हम इनसे बात करेंगे और साथ ही साथ इनसे हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि महंगाई का जो इस वक्त तूफ़ान आया हुआ है और जनवरी के जो इन्फ्लेशन के फिगर्स जो मैंने इंट्रो में भी बताए हैं कि 12.9% जो है वो CPI है, सप्लायर का जो प्राइस इंडेक्स है वो आपका जो है वो 20.9 है और होलसेलर प्राइस इंडेक्स जो है वो 24% है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। सर, हमारे साथ जो है वो अभी एक मेहमान थे, तो उनसे हमारी बात हो रही थी इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस की। तो आपके ख्याल में इस्लामी निज़ाम मईशत में क्या मतलब है इस तरह पॉसिबल कि जो है वो हम सूद से छुटकारा हासिल करके एक अच्छी मईशत की तरफ जो है वो दुनिया को ले जाएं, और उसके लिए OIC का प्लेटफॉर्म कैसा ज़रिया है? देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो अहकामात अल्लाह ताला के होते हैं वो हर ज़माने में काबिल अमल होते हैं। ठीक। कुरान शरीफ में जो चीज़ सूरह अल बकरा में है कि मोमिनो सूद छोड़ दो, रिबा छोड़ दो अगर तुम ईमान लेने वाले हो। फिर उसके बाद आखिर में कहा गया है उसके बाद कि ना आप किसी के साथ जुल्म करें ना कोई आपके साथ जुल्म करे। तो जब रिबा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया, जो सूद है, तो ये सवाल तो पैदा ही नहीं होता कि काबिल अमल है कि नहीं है। बिल्कुल काबिल अमल है, लेकिन जिस तरीके से झूठ को ख़त्म करना काबिल अमल नहीं है, झूठी गवाही देना काबिल अमल नहीं है, तो इसी तरह से ये भी है। लेकिन हुक्म अपनी जगह है और ये काबिल अमल है, यकीनन है इस दुनिया में, इस्लामी दुनिया में ख़ास तौर से, क्योंकि जहाँ इस्लामी मईशत होगी वहाँ पर इस्लामी बैंकारी आएगा। मगरिब में वहाँ पर पूरा इस्लामिक बैंकिंग नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ पर इस्लामी निज़ाम मईशत नहीं है। हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा जो है ना ब्रीफली आप बता दें कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में किस तरह सूद को रिप्लेस करता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, बस। जी देखिए, इस्लाम ये चाहता है कि जो लोग पैसा रखते हैं बैंकों में, बैंक वो पैसा कर्जा देता है सनत के लिए, तिजारत के लिए। तो सनत और तिजारत के जो लोग हैं वो तो 20-20, 30-30% मुनाफा कमाते हैं। बैंक भी 20-25% मुनाफा कमाता है। जो खातेदार हैं उनको आप 5% पकड़ा देते हैं। इस्लाम सिर्फ ये चाहता है कि जिन लोगों के पैसे से बैंक काम कर रहे हैं, जिस लोगों के पैसे से तिजारत और सनत चल रही है, मुनाफे में आप उनको भी हिस्सा दें। ये नहीं हो सकता कि बैंक 25% कमाए, पैसा डिपॉजिटर का है उसको 5% दें। इस्लाम चाहता है नफ़ा और नुकसान में शिरकत। जो सनत और तिजारत का मुनाफा हो वो बैंकों को शरीक करें, बैंकों का जो मुनाफा है वो डिपॉजिटर को शरीक करें। तो मेरी जो रिसर्च है वो ये है कि अगर इस्लामिक का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का निज़ाम है इसको इस्लामिक बैंकिंग में नाफिज किया जाए तो जो करोड़ों खातेदार हैं, कई करोड़ खातेदार हैं जिनको इस वक्त जो है वो 7% मिल रहा है, उनको कम से कम 12 से 14% मिलेगा और महंगाई कम होगी, इंसाफ होगा, बचतें बढ़ेंगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, शायद कर्जों की भी आगे चल के ज़रूरत ना पड़े। तो ये है इस्लामी निज़ाम। अगर आप ये नहीं करते तो सूदी निज़ाम के नक्शे का पा पे चलते हैं तो फिर वो इस्लामी निज़ाम नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 88% लोग जो हैं सूदी बैंकों से काम कर रहे हैं, 12% लोग जो हैं इस्लामिक बैंक से कर रहे हैं, यानी जो इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे कर रहे हैं। लेकिन ये 12% भी कि इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो एक बैंक में भी खाता रखते हैं, सूदी बैंक में भी। तो सही मानों में 4 या 5% लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इस्लामी बैंकों के नाम पे जो कारोबार कर रहे हैं उनमें खाता रखा है। अवेयरनेस जो है वो महंगाई के हवाले से जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि आवाम जो है वो थोड़ी सी होश में आए और जिए फ़लाँ के नारों के बजाय जो है वो हमें जो है वो रोटी और कपड़ा और मकान और जो दीगर अशिया ज़रूरी हैं वो सस्ती से सस्ती मिलें। अब आगे रमज़ान भी आ रहा है और फिर जैसा मैंने आपको बताया SPI और WPI जो है ये जो है मज़ीद महंगाई के इशारे दे रहे हैं। तो उस हवाले से जो है वो हुकूमत के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, मेरा मैसेज बिल्कुल वाज़ेह है। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जब चेयरमैन की हैसियत से ये कहा था इलेक्शन में 2018 से पहले, उनका तहरीरी मौजूद है एजेंडा कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर, ये तहरीरी एजेंडा है उनका, इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करेंगे। 100 दिन के अंदर। उसका मतलब क्या था कि GST जो 17% है आप देखिए कि 5% पर आ जाएगा हर चीज में। तो कई 100 अरब रुपए में यहाँ बचत होगी। महंगा पेट्रोलियम लेवी 0 हो जाएगा और जो कानून ये होगा कि जिसकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे,
जिसकी आमदनी कम है वो कम दे, जिसकी बहुत कम है वो ना दे। वो नाफिज आज तक नहीं हुआ। तो कोई 3,800 अरब रुपया जो मालदार लोग हैं वो इनकम टैक्स नहीं दे रहे। 3,800 अरब रुपया सालाना मालदार लोग नहीं दे रहे और हुकूमत नहीं ले रही। ये नुकसान पूरा करते हैं जीएसटी से, जनरल सेल्स टैक्स से, पेट्रोलियम लेवी से, बिजली के कर्जों से, बिजली के नरखों से और बैरूनी कर्जों से और मुल्की कर्जों से। हमें ये दबाव डालना है कि 3,800 अरब रुपया जो दौलतमंदों से नहीं ले रहे वो लें और जीएसटी को कम करें, पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म कर दें। 30 रुपये लीटर आज पेट्रोल पर ले रही है हुकूमत। अगर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं तो 30 रुपये को ख़त्म करें आप टैक्स, मालदार लोगों से टैक्स लें। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।